हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें MCQs पढ़ रहे हैं और आज शुरू करेंगे तरंग गति के MCQs। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं MCQs ऑफ तरंग गति। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग तो कौन सी हैं? ध्वनि तरंगें। देखो, तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और इलेक्ट्रो वेव्स, चुंबकीय तरंगें यानी। चलो देख लेते हैं। ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स, यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जबकि रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें, एक्स किरणें और प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसी माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं, संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। ठीक है, यांत्रिक किरणें अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। कौन सी हैं? तो वही ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य हैं। और अनुप्रस्थ कौन सी हैं? बाकी ये एक्सरे, लाइट, ये सब अनुप्रस्थ हैं। देखो, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर गति करे तो वो क्या है? तरंग अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगे का ही उदाहरण है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वो लैटिट्यूडनल। देखो, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो ये पराध्वनिक। पराध्वनिक क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं ना। ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति श्रवणीय रेंज कितनी होती है? ऑडिबल रेंज कितनी होती है? यानी 20 हर्ज से अधिक नहीं होती है ना, 20 से 20 हर्ज तक होती है ना। अच्छा, कि क्या है? श्रवणीय रेंज की उच्च सीमा से अधिक होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक यानी सुपरसोनिक या पराध्वनिक ध्वनि कहते हैं। देखो, कौन सी होती है पराध्वनिक किरणें? पराध्वनिक किरणें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक वेव्स ही बोलते हैं, जिनकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। अगला देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो किससे? आयन मंडल से। आयन मंडल से ये परावर्तित हो जाती हैं। देखो, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। यह मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। अगला, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है। कौन सा? तो आयनोस्फीयर सी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी? तो कौन सा है? आयन मंडल। चलो अगला देखते हैं। हाँ, कौन सी तरंगें सूक्ष्म शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो कौन सी? ध्वनि तरंगें। शून्य मतलब निर्वात में। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात यानी शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, गति नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें नहीं सुन सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, है ना। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य हैं और अनुप्रस्थ कौन सी हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें, प्रकाश तरंगें, है ना, ये सब वो हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? आवेशित कण हैं। क्या हैं कॉस्मिक किरणें? आवेशित कण, ऑप्शन ए। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के गमन करते हैं। ठीक है जी। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं? नहीं, यही गलत है। ये क्या है? आवेशित कण होते हैं। उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है, बी सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती हैं, ये भी सही है। वे ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं, ये भी, सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। परा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रेक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं किसमें? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। पढ़ते हैं इसको। देखो, अल्ट्रा हाई फ्रेक्वेंसी UHF की तरंगें साधारणतया अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF की तरंगें तथा माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें भी संचरण होता है, उनका भी संचरण होता है। किसका? UHF, VHF और माइक्रोवेव सभी का संचरण होता है। किसमें? किसमें? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
दो उत्तरोत्तर सुरंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट्स और दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्रॉफ्स, इनके बीच की दूरी क्या करते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर, देखो माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन करने में किए जाने वाले तरंग जितनी दूरी तय करता है, देखो माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है ना। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलो। वे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एक्स किरणों का। क्रिस्टल की यानी क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान प्रायोगिक विज्ञान जिसमें क्रिस्टलों के परमाणु के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एक्स किरणों द्वारा। ठीक है, अगला। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है कौन सी? रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स यूज करता है। देखो, रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर, गतिमान या दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति आदि का पता लगाया जाता है। ठीक है जी। अगला, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁷ मीटर। समझ लो इसको कैसे। परावैंगनी विकिरण को उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? अल्ट्रावायलेट ए, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 320 से 400 नैनोमीटर तक। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है तथा पृथ्वी की सतह पर आसानी से पहुंच जाता है। कौन सा? अल्ट्रावायलेट ए वाला। अब देखते हैं अल्ट्रावायलेट बी। इसका तरंग दैर्घ्य 280 से 320 नैनोमीटर तक होता है। यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है परंतु इसकी कुछ मात्रा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। दूसरे वाले अल्ट्रावायलेट बी की कुछ मात्रा, ए पूरा पहुंच जाता है, बी की कुछ मात्रा पहुंचती है। ए का तरंग दैर्घ्य 320 से 400 nm तक और बी का हो गया कितना? 280 से 320 तक। अब आता है अल्ट्रावायलेट सी, 100 से लेकर 280 नैनोमीटर तक तरंग दैर्घ्य है। यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, अतः समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 100 nm होती है, नैनोमीटर। देखो, 1 nm क्या होता है? 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। 100 nm क्या होगा? 100 से गुणा कर दो इसी में, तो 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो -2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻⁷ स्क्वायर। ठीक है, मैथ है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए? कौन सी? अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। ये आईआर वेव बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव। इनकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि में सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा यानी आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 300 से 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। सी ऑप्शन, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। देखो समझ लो इसको। माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य होता है। अलग अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति की रेंज को माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन उपर्युक्त व्यापक परिभाषा यूएचएफ ईएचएफ है ना, दोनों बैंडों को शामिल करती है, अतः सर्वाधिक उपयुक्त सी होगा, वही 1 गीगावाट से 300 गीगावाट तक, जीएच तक। चलो, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? माइक्रोवेव। दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, राइट है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं, ये भी राइट है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, ये भी सही है। तो कौन सा हो गया? 1 2 3, तीनों ही सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। बाकी पढ़ लिया हम। बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊर्जा में परावर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम हैं, अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर
हो जाते हैं जिन्हें छोटे रेसेंटीना ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छा, एफ एम प्रसारण है सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड की परास कितनी है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, ठीक है। कितनी? 88 से 108। चलो, आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित कारणों का उपयोग किया जाता है। मतलब आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, कौन सा सही है इसमें? तो एक्स किरण है। किन किरणों का यूज किया जाता है वो पूछा है ना, किसका किया जाता है? तो एक्स किरणों का यूज किया जाता है, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ देखो, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों में से कौन सा? एक्स किरणों का। देखो, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है जी। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या? तो ये होती है एक्स किरण। सीटी स्कैन में भी एक्स किरण है। देखो, सीटी स्कैन या क्या बोलते हैं सीटी स्कैन को? कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है एवं रोगों का पता लगाया जाता है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर हुआ। कल पढ़ेंगे ध्वनि, है ना, साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, थोड़ा शेयर भी करिए। ओके, चलो, आप लोग थोड़ा हेल्प कराइए मेरी सब्सक्राइबर बढ़ाने में और व्यू बढ़ाने में। ओके, बाकी मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देता रहूँगा और आगे अभी तक दिया है मैंने और देता भी रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।